हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए जो सीयूईटी का 2023 में पीजी का यानी कि एमपीएड का 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट सेकंड में उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के 50 जो फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं और बाकी बच्चे जो लास्ट के 25 क्वेश्चंस यानी कि 76 से 100 क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पे अच्छे से करने वाले हैं। फिर से क्वेश्चंस हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे हम जितनी भी डिटेल हो सकेगा वो निकाल के आपको बताऊंगा मैं। क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने देखो पोस्टर है, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, अप्रॉक्स 24 या 25 दिसंबर तक शुरू हो जाएंगी। अच्छा खासा 2.5 महीने का मेरे पास टाइम है। पूरा सिलेबस पूरे कॉन्सेप्ट को लेते हुए अच्छे से कवर किया जाएगा। रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत लेट में भी देख रहे हो यानी कि जनवरी के आसपास भी देख रहे हो, फरवरी में भी देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लो, आपको सारे वहाँ पे चैप्टर्स टॉपिक बहुत अच्छे से सिंक्रनाइज मिल जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हो तो वो सबसे पहले आपको वहाँ पे हमारे हमसे मिल जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट बस मैं स्क्रीन चेक कर लूँ। ठीक है, स्क्रीन आपकी विजिबल है। चलो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 76 क्वेश्चन जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ एनुअल ट्रेनिंग प्लान फॉर अ फुटबॉल टीम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। हिंदी में भी देख सकते हैं। फुटबॉल टीम के लिए दी गई निम्नलिखित वार्षिक परीक्षण चरण फेजेस को योजना को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब देखो फटाफट पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। प्री कम्पिटेटिव फेज, जनरल प्रिपरेशन, कम्पिटेटिव फेज, स्पेसिफिक प्रिपरेशन और ट्रांजिशनल फेज। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ये क्वेश्चंस कहाँ से निकले। जिनको नहीं पता है तो मैं उनको यहाँ पे समझा दूंगा, जिनको पता है आपका एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के टर्म है जो कि हमारा एक पूरा एक साल भर की जो प्लानिंग होती है जहाँ पे हम अपने ट्रेनिंग की बात करते हैं। कोच अपने एथलीट्स को प्रिपेयर कर सकता है या मैनेजर्स कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पीरियडाइजेशन। ठीक है, जिसमें अलग अलग पीरियड्स में हमारे जो टाइम है, जो ट्रेनिंग है उसको बांटा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम की होती है, माइक्रो, मीजो, मैक्रो, ऐसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके कितने फेज हैं। तो बेसिकली इसके 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है प्रिपरेटरी फेज, सेकंड आता है हमारा कंपटीशन फेज और थर्ड आता है हमारा ट्रांजिशनल फेज, जिसको हम रेस्ट पीरियड रिकवरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा प्रिपरेटरी, ठीक है, सेकंड है हमारा कॉम्पिटिटिव और थर्ड है हमारा ट्रांजिशनल फेज या फिर जिसको हम रेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें नोट कर लेना। प्रिपरेटरी पीरियड, कॉम्पिटिटिव पीरियड और हमारा ट्रांजिशनल या फिर रेस्ट पीरियड जो ये होता है। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो पहले होंगे साल में, फिर क्या होगा और फिर लास्ट में क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में ट्रांजिशनल होता है, तो यहां से आप समझ सकते हो ई ट्रांजिशनल फेज सबसे लास्ट वाला फेज हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है जहां ई, तो ई 2 में लास्ट है, तो आप इसको पहले तो काट दो, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। प्री कॉम्पिटेटिव फेज कॉम्पिटेटिव कंपटीशन के पहले होगी। कॉम्पिटेटिव फेज ऑब्वियस ही बात है प्री कॉम्पिटेटिव के बाद होगी। तो 2 आपको मिल गया कि ए और सी होगा, तो ए और सी देख लो आप, दोनों ठीक है, साथ में ही है। उसके पहले देखो जनरल प्रिपरेशन और फिर स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अब देखो इसमें होता क्या है, जो प्रिपरेटरी पीरियड होता है ना, ये बेसिकली एक तरह से हमारा ऑफ सीजन होता है। ठीक है, जैसे हमारा कोई टूर्नामेंट है जो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, तो उसके पहले के जो टाइम होंगे जैसे कि हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब हो गया, ये हमारा क्या होगा, प्रिपरेटरी पीरियड होगा। अभी मैं जनवरी फरवरी भी क्लियर करता हूँ। तो प्रिपरेटरी पीरियड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी स्किल्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती है, लेकिन ड्यूरेशन ज्यादा होता है। हम लंबे लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि हमको रिकवरी का टाइम प्रॉपर मिल रहा है। हमारा कंपटीशन बहुत दूर है, बॉडी थक रही है, तो हम धीरे धीरे उसमें अडेप्ट हो जाएंगे, लेकिन इंटेंसिटी भी लो रखते हैं क्योंकि किसी चीज का अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हो तो आपको इंटेंसिटी कम ही रखनी पड़ेगी, और सेम इसका वाइस वर्सा, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपको ड्यूरेशन कम करनी होगी। ठीक है, तो प्रिपरेटरी पीरियड में क्या हो गया कि हमारी जो ड्यूरेशन होती है वो हाई रहे, सॉरी, हाँ वो हाई रहेगी और इंटेंसिटी जो है वो हमारी लो होगी। कॉम्पिटेटिव फेज में क्या हो जाता है, हमारी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। ठीक है, और हमारा जो ड्यूरेशन है प्रैक्टिस करने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, और ट्रांजिशन में हमारा हो गया रिकवरी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारा प्रिपरेटरी पीरियड वाला टाइम हो गया कि हम बेसिक अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, पासेस पे वर्क कर रहे हैं, कॉर्नर किक्स पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल टीम की बात हुई तो मैं फुटबॉल के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फिर आगे हमारी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अब स्पेसिफिक प्रिपरेशन हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने टैक्टिक्स पे करेंगे, स्ट्रैटेजी पे करेंगे, गेम प्लानिंग शुरू कर देंगे, जहां पे हमको टूर्नामेंट खेलने जाना है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से शुरू कर देंगे, तो ये स्पेसिफिक हो गई। फिर हमारा प्री कॉम्पिटेटिव फेज आ जाएगा कॉम्पिटिशन के पहले, फिर कॉम्पिटेटिव फेज और लास्ट में ट्रांजिशन। तो ये क्या हो गया, BDACE, जनरल प्रिपरेशन,
स्पेसिफिक प्रिपरेशन, फिर ए प्री कॉम्पिटेटिव, फिर कॉम्पिटेटिव और फिर लास्ट में ट्रांजिशनल पीरियड। तो ये हमारे पीरियडाइजेशन है, इसको हम क्लास में बहुत अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। कुछ इसके अंदर पॉइंट्स भी हैं वो भी हमको पढ़ने होंगे, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये टर्म क्या हो गया, पीरियडाइजेशन इसको हम पूरा बोलते हैं, जिसके अंदर प्रिपरेटरी, कॉम्पिटेटिव और ट्रांजिशनल फेजेस आते हैं। ठीक है, हिंदी वाला भी पढ़ लो, उम्मीद करूंगा आप ये सब नोट कर रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, चलो फटाफट में, ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आप देख के ही आंसर इसका कर लो, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको कोशिश करो अपने दिमाग से ही सॉल्व करने की। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे ऐसे क्वेश्चन को आप देख के फटाफट सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, फटाफट इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए होगे, ज्यादा से कम मैचेस की तरफ हमको इसमें जाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, ऊपर दिया है 12 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट, 21 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ऑब्वियसली बात है, नॉकआउट टूर्नामेंट में 12 और 21 टीम है, तो 21 वाले ज्यादा मैचेस होंगे, 12 के कम हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होगी ऐसे। अब अगर ये चीज मैं लीग में देखूं तो 60 टीम्स हैं जो राउंड रॉबिन को ही लीग टूर्नामेंट बोलते हैं और लीग को राउंड रॉबिन बोलेंगे। ठीक है, तो 60 टीम्स हैं लीग टूर्नामेंट में और 8 टीम्स हैं लीग टूर्नामेंट में। तो ऑब्वियसली बात है, जहां 8 हैं तो लीग टूर्नामेंट में मैचेस ज्यादा होंगे, 7 में कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि पहले लीग खेलेंगे और फिर कुछ टीम्स या फिर हो सकता है सारी टीम्स अपनी पोजीशन के हिसाब से नॉकआउट खेलें। और एक तरफ लिखा है 8 टीम्स सिर्फ लीग खेलेंगी, तो ऑब्वियसली बात है जहां लीग कम नॉकआउट हो गया उसमें सबसे ज्यादा मैचेस हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको देख के अरेंज करना चाहूँ तो मुझको पता चल रहा है कि सी में सबसे ज्यादा है, फिर ई में है, फिर डी में है, फिर बी में है, फिर ए में। तो अगर हम देखेंगे तो सी ई डी बी ए, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब अगर आप तरीके से इसको निकालना चाहते हो तो नॉकआउट टूर्नामेंट के नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या तरीका होता है, सिंपली n-1, यानी कि n हो गई हमारी नंबर ऑफ टीम्स और -1। तो यहाँ पे कितनी है, 12 टीम्स है, तो 12 - 1 करोगे तो ये आपके नंबर ऑफ मैचेस आ गए टोटल जो होने वाले हैं। 21 वाला भी नॉकआउट कर लो, 21 - 1 ये हमारे 20 हो गया, ये मैचेस हो गए। लीग की अगर हम बात करें तो लीग का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पे 8 टीम्स ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8-1/2। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके इसके नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। और जहाँ पे लीग कम नॉकआउट, तो बेसिक सा हो गया, आप पहले लीग निकाल लोगे, फिर जितने टीम्स नॉकआउट खेल लिए उनका आप नॉकआउट का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल से हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके स्कोरिंग और टाइम सेविंग भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ज्यादा समझाने को नहीं है, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी कि जो सबसे पहले हुए थे और जो उसके लेटेस्ट जो भी हुए हैं तो उस हिसाब से अरेंज है। हाँ, मैं इतना इसको देख के कह सकता हूँ कि ये बहुत ही पुराने हैं ये, यानी कि ये अराउंड 1960s या 1980s में ये जो हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, उस टाइम के दिए हुए हैं। तो आपको मतलब एक बार एक थॉरर रीड करना पड़ेगा, कि जब आप एग्जाम देने से पहले 1-2 दिन पहले अच्छे से रीड कर लेना इसको। नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे क्लासेस में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी हम इस पर डिस्कशन भी जरूर करेंगे। और इसके अलावा भी कॉमनवेल्थ, ओलंपिक और एशियन गेम्स जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए हैं, तो उसको मैंने पहले वीडियोज में बोला था, दोबारा बोलूंगा, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम आपसे क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो हो जाएगा। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये कब एस्टैब्लिश हुए थे, आपको इनको इनके ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि सबसे पुराने से सबसे नए पे हम आएंगे इसमें। ठीक है, चलो अब इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पता होना चाहिए। 5 के 5 अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट 3 तो आपको पता होने चाहिए, ताकि मतलब वैसे तो 5 पता होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हम आपको क्लासेस में शेयर करेंगे। चलो इसको ध्यान से देख लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, ठीक है, LNIP 1957। दो हमको मिल गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले आएगा डी फिर ई, डी और ई। चलो दो में दिया हुआ है डी और ई, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी एक में अगर डी और ई मिल जाता पहले तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और बहुत अच्छी मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रहेगी। जो NSU है ना, ये बहुत ही लेटेस्ट बना है, ठीक है, बहुत ही हाल ही में बना है। तो इसका आंसर तो वैसे तो 1 हो जाएगा, ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ये हमारा बना था 1961 में, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा हुई थी 1984 में। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। अब अगर ये 4 ही आपको पता है तो आप इनसे भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से इसके अलावा भी कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने पहले उसमें ही बताया था कि YMCA हो गया 1920 में, HPPM हो गया था 1914 में। और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, लखनऊ इंस्टीट्यूट है, क्रिश्चियन जो कॉलेज है वो भी है, तो वो भी आप लोग
क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। एनसीसी की मैंने बात करी थी, एनसीसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल फिटनेस कॉप से क्वेश्चन अब आने लगे हैं, नेशनल एनसीसी को अगर छोड़ दे तो ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलो, ये आ गए हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कैलोरीज इन द डाइट। Statement 2. Carbohydrates have been unfairly implicated as a cause of obesity as in recent years. There is hype associated with low carbohydrate diet. चलो फटाफट हिंदी वाले 5 सेकंड में इसको पढ़ लो, पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। स्टेटमेंट ये कह रहा है पहला कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारे प्रिंसिपल सोर्स होने चाहिए कैलोरीज की। अब इसको समझने के लिए पहले समझो, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो तरह के हो गए। एक होता है हमारा सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और सेकंड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको बहुत इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, यानी कि चॉकलेट हो गई, टॉफी हो गई, ये सब क्या है, शुगर हो गई, ये सब क्या होती है, हमको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक की एनर्जी देते हैं, और इसको प्रोसेस होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये तुरंत एनर्जी नहीं देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे डाइजेस्ट होने में। अराउंड मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे प्रॉपर इनको टाइम मिलना चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, और पहले भी हो जाता है। और इनसे आपको लंबे टाइम पे एनर्जी मिलती है। क्या हो सकते हैं, चावल हो सकता है, दाल हो सकते हैं, और भी जितने सोर्सेज हैं, तो ये आपको क्या करते हैं, लंबे टाइम तक एनर्जी देते हैं। इसलिए दिया है कि प्रिंसिपल सोर्स ही आपका होना चाहिए, यानी कि जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए। सेकंड दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन अनफेयरली इम्प्लीकेटेड एज अ कॉज ऑफ ओबेसिटी। अब यहाँ कह रहे हैं कि लोगों ने एक हाइप बना दी है दिमाग में कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा खाओगे, ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट करोगे तो आप उससे मोटे हो जाओगे। तो इसीलिए लो कार्बोहाइड्रेट के लोगों ने हाइप बना दी कि लो कार्ब्स जिसमें है वो फूड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, नील के बराबर करोगे, और मॉडरेट लेवल का भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे, तो आपका वेट तो बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि आपकी डिमांड है, न्यूट्रिशन डिमांड है आपकी, आपके फिजिकल एक्टिविटी से, गेम की वजह से, तो फिर आप मोटे उसमें नहीं होगे, वो ओबेसिटी का कारण नहीं बनेगा। अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो इसका मतलब कोई रीज़न होना चाहिए, तभी आप मोटे नहीं होगे, या मोटे नहीं हो रहे हो क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन आप तुम आंख बंद करके बस खा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो लोगों ने अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए या अच्छे फूड आइटम्स निकाल दिए कि आप ये खाओ, ये नॉन फ्राइड है, या ये खाओ, ये बेक्ड है, तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, हाँ कार्ब्स भी हैं इसमें। तो ये सब जो हाइप थी वो इसलिए बनी थी, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरा तो गलत है भाई, क्योंकि दूसरा आप हाइप जो बना रहे हो गलत बना रहे हो। हाई कार्बोहाइड्रेट लेने से आप मोटे नहीं होते हो, एक्सरसाइज ना करने की वजह से आप मोटे होते हो। तो इसका हो जाएगा नंबर 3, ठीक है। चलो, in sports training, planning is the process of arranging a training program into long and short phases in order to achieve training goals. In sports training, periodization refers to the structure of the annual plan and consists of training methods and अभी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन था शायद वो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक प्लानिंग है, अरेंजिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम अरेंज करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन में, जिसका मैंने आपको बताया माइक्रो, मीजो और हमारी मैक्रो साइकिल्स में। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया, अलग अलग फेसेस में। सेकंड, मैंने पीरियडाइजेशन में बताया क्या होता है कि यही वो स्ट्रक्चर होता है हमारे एनुअल प्लान का जिसमें ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। पीरियडाइजेशन मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। चलो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो ये जो इजी टर्म्स हैं आपको पता होंगे। मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो पर फिजिकल एजुकेशन में आने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें साइंस की सीखने को मिली जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। तो सिंपल समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हम कोई स्पीड होती है, हम स्पीड देख सकते हैं और उसमें डायरेक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ स्पीड होता है, या फिर हम कह लें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब क्या ये ठीक है, स्पीड में क्या हमको डिस्टेंस भी देखने को मिलता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो नहीं। लेकिन वेलोसिटी में हमको देखने को मिलता है। स्पीड क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमारी स्पीड हो जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो गया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट रूट कवर। अब ये सब जो हम लोग यूनिट में आएंगे तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे, गेम से भी इसको रिलेट करेंगे, तो आपको वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। यहाँ आप ये समझ जाओ कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, ये इंटरचेंज होते हैं। वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों होता है, और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। अगर मैं थोड़े से और एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपको स्केलर के और एग्जांपल्स दूं जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट है या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो हमारा टाइम हो सकता है, जिसमें हम सिर्फ टाइम कहते हैं कि इतने बज गए या इतने बज गए। या फिर हम सिर्फ टेम्परेचर कहते हैं कि टेम्परेचर यहाँ का इतना है, कहीं 10 डिग्री है, कहीं 12 डिग्री है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है कि हम मोमेंटम हो सकता है इसमें, ठीक है,
एक्सेलरेशन हो सकता है इसमें। ये क्या होता है, हम कहते हैं कि इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही, तो ये क्या हो गई, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और स्केलर में क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, सिंपली टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये हमारी हो गई नॉर्मल वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अब ये बायोमैकेनिक्स का है, कुछ लोगों को इसको समझने में दिक्कत होगी। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी तरह की नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये दोनों इवेंट्स देखे हैं ना अपनी आंखों से, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, शॉर्ट पुट टेंड टू हैव स्मॉलर प्रोजेक्शन एंगल्स देन हाई जंप। तो शॉर्ट पुट इवेंट आपने देखा होगा, जहां पे एक मेटल बॉल होती है, आपको उसको थ्रो करना होता है। हाई जंप आपने देखा होगा, एक बार के ऊपर से आपको जंप करना होता है। ठीक है, अब टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्शन स्पीड इज डायरेक्टली वर्टिकली। अब पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि शॉर्ट पुट जो है उसका जो एंगल है वो हाई जंप के अगर हम रिलेट करें तो उससे कम है। तो बिल्कुल कम है। कैसे? देखो, दो इवेंट्स हैं, ठीक है। हाई जंप में मैंने क्या बताया कि एक बार है, यहां पे आपका एक बार लगा हुआ है, एक एथलीट दौड़ते दौड़ते आता है और फिर इस बार के ऊपर से जंप करता है। तो यहाँ पे देखो एंगल कैसा बनेगा, क्या हम एकदम सामने कूद रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट हाई करेगा, आपको थोड़ा सा ऊपर जंप लेनी है, फिर आपको यहाँ पे नीचे जो गद्दा है वहां पे आके आपको लैंड करना है। लेकिन शॉर्ट पुट में क्या है कि एक कोई एथलीट है, वो यहाँ खड़ा है और उसको इस बॉल को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना है। तो क्या वो इसको ऊपर फेंकेगा? बिल्कुल नहीं, हाई जंप के एंगल के ऊपर से नहीं फेंक सकता। उसको क्या है, हल्का सा इसको वर्टिकल फेंकना पड़ेगा। और बेस्ट एंगल क्या होता है? 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पे मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हल्का सा इसको सामने की तरफ फेंकेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया कि ज्यादा रेंज लेने के लिए जो शॉर्ट पुट है उसका जो प्रोजेक्शन एंगल है वो हाई जंप से तो नीचे ही होना चाहिए, वरना हमारा शॉर्ट पुट जो है वो ऊपर जाएगा और कहीं पास में आके गिर जाएगा, क्योंकि उसका वेट अराउंड 8 कुछ किलोज प्लस होता है। और सेकंड क्या लिखा है, टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्शन स्पीड इज डायरेक्टेड वर्टिकली। बिल्कुल, आप वर्टिकली तो उसको फेंकोगे ना, हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, 180 डिग्रीज हो गया। लेकिन वर्टिकली जब आप फेंकोगे तो आप 45 डिग्रीज पे उसको ऊपर की तरफ फेंक सकते हो, ताकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो बिल्कुल ये दोनों जो स्टेटमेंट्स थे वो हमारे ठीक है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए पेपर हो सकता है कि अगर आप जब आपने चीजों को कंसेप्ट से ना पढ़ा हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, क्लासेस को ज्वाइन करो, सारे बच्चे भी रहोगे, आपस में डिस्कशन होगा, आप पेपर सॉल्व करोगे, लाइव सेशंस भी होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उससे क्या होगा, काफी अच्छे से आप इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, चलो अब इसको समझ लो, ये थोड़ा सा इन डेप्थ है। मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो शायद आपके मार्क्स गायब कर दें। ठीक है, इसीलिए ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप है। इवन नेट के जो एस्पिरेंट्स है ना, उनको भी कभी कभी क्वेश्चन देख के टाइम लगेगा सॉल्व करने में, या फिर हो सकता है सॉल्व ना कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो स्कोरिंग है। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सिंपल सा ही है। अब positive correlation exists between two variables when a small value of one variable is associated with a small value of another variable। अब सबसे पहले समझो कि वेरिएबल्स यहाँ पे क्या होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है रिसर्च के अंदर का। ठीक है, रिसर्च में बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मैं अब इनका मतलब समझा देता हूँ तो आपको और ज्यादा आसानी होगी। और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जब हम कोई चीज पे चेंज देखना चाहते हैं, अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं, तो हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस चीज से हम चेंजेस ला रहे हैं वो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊं, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा। देखो, अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं और हमको उनके साथ एक ट्रेनिंग करनी है, हमको उनका फिटनेस लेवल चेक करना है, ठीक है, तो ये जो 10 बच्चे हैं इनके ऊपर हम चेंजेस देखना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इनके ऊपर चेंजेस देखना चाहते हैं। अब मानो इस 10 ग्रुप के बच्चों को मैं लेके गया जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इंडिया के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में लेके गया जहाँ पे ट्रेनिंग पॉसिबल है। और वहां पे क्या होता है, ऑल्टीट्यूड हाई होता है तो ऑक्सीजन कम होती है। तो ये एक तरह का मैंने एक्सपेरिमेंट किया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हुए, जो कि था हमारा लोकेशन। और इनका असर हमने कहाँ देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो कि थे हमारे 10 एथलीट्स। फिर 2 महीने बाद प्रॉपर रेस्ट, पूरी रिकवरी लेने के बाद मैं इनको ले गया सेंट्रल ऑफ इंडिया, जो कि छत्तीसगढ़ में ले गया, या चलो महाराष्ट्र के किसी पार्ट में ले गया, थोड़ा सा सेंटर में मैं इनको लेके गया, मैंने इनको वहां पे ट्रेनिंग कराई। तो ये फिर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, क्योंकि मैंने लोकेशन को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन वो 10 के 10 एथलीट्स जो थे वो सेम थे, वो थे मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर मैं इनको साउथ में ले गया जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है, वहां पे भी मैंने इनको ट्रेनिंग कराई, और वहां का भी असर जो था मैंने इन एथलीट्स के ऊपर देखा। तो जो लोकेशन थी वो हो गई मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं उसको चेंज कर रहा हूं किसके ऊपर असर देखने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो कि थे हमारे 10
एथलीट्स, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम चेंजेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, किसके ऊपर चेंजेस देखने के लिए? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। थर्ड इसका आंसर है, इसको जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली जो पॉइंट्स है वो ये कह रहे हैं कि जब दो वेरिएबल साथ में आपस में चल रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर लूँ तो क्या हो गया कि दो वेरिएबल साथ में अपने एक साथ चल रहे हैं। दो वेरिएबल्स क्या हो गए? एक वेरिएबल मानो हो गया हमारा हाइट, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा वेट। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हाइट बढ़ रही है तो एक इंसान का वेट भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये दो जो वेरिएबल्स हैं वो साथ में चल रहे हैं, हाइट और वेट। तो ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव रिलेशन एक दूसरे में दिखा रहे हैं। नेगेटिव क्या हो गया कि एक वेरिएबल उल्टा जाए और दूसरा वेरिएबल उसके अपोजिट चला जाए, ठीक है। उसका क्या एग्जांपल हो सकता है? रनिंग और वेट लॉस, हम या वेट हम कह सकते हैं। किसी एक की रनिंग बढ़ रही है तो क्या उसका वेट भी बढ़ेगा? नहीं, उसका वेट क्या होगा? कम होगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ज़्यादा इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूं या बुकिश लैंग्वेज में समझाऊं, इसलिए मैं जितना इजी तरीके से आपको समझा सकता हूं, इजी वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूं। चलो, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द होस्ट कंट्री गिव्स द डिक्लेरेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स। जो होस्ट कंट्री का हेड होता है वो ओलंपिक गेम्स को ओपन करता है, बिल्कुल ठीक है। और जो आईओसी के प्रेसिडेंट होते हैं वो ओलंपिक्स गेम्स को क्लोज करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं। ऐसी और जो चीज़ें होंगी वो हम क्लासेस में आपसे शेयर कर देंगे। चलो, द हाइट ऑफ द हर्डल इन 400 मीटर्स, हर्डल रेस फॉर मेन इज 0.838 मीटर्स, और जो विमेन की है वो है 0.762 मीटर्स। तो जितना मुझे पता है कि ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। विमेन की 110 मीटर्स अगर मुझे ठीक याद है तो ये 0.84 के अराउंड होती है, ठीक है। बाकी मेन वाली आप चेक करना और कमेंट करना कि उसकी क्या होती है, ठीक है। चलो, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये भी हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एंशिएंट ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो हम क्लासेस में कवर करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे देख के लगता है कि जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है ना, जिसने नहीं पढ़ा है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को, वो भी एक बार देख के एक अच्छा गेस यहाँ पे लगा सकता है कि कौन कौन से वो गेम हो सकते हैं इसमें से जो कि बहुत पहले ज़माने में हुआ करते थे लेकिन अब सुनने में नहीं आते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। चलो, 5 सेकंड का टाइम फिर से आपके पास, और आपको इसका आंसर करना है। चलो, स्टेट रेस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यार अब तो नहीं देखने को मिलती, तो हो सकता हो पहले हो। हॉर्स शैरियट रेस पहले की हो सकती है, अभी तो शैरियट रेस जैसा कुछ नहीं सुनते। डेकाथलॉन आज भी होता है, आपने सुना होगा ऑब्वियसली, हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, इसलिए इन दोनों में आप कंफ्यूज हो। पेंटाथलॉन पहले हुआ करता था, अभी भी होते हैं मॉडर्न, लेकिन एंशिएंट वाले भी हुआ करते थे जो कि पहले होते थे। 5 5 गेम होते थे, एंशिएंट वाले में भी 5 होते थे और मॉडर्न वाले में भी 5 होते हैं। इसको पूरा डिटेल क्लासेस में पढ़ेंगे। स्विमिंग तो अभी भी होता है। तो इसका क्या आंसर हो गया? ए, बी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे डेकाथलन की बात मैंने करी है, तो डेकाथलन में आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो डेकाथलन होता है ये हमारे 2 दिन में होता है, डे 1 और डे 2, और टोटल इनके अंदर 10 इवेंट्स होते हैं। जो इवेंट पहले दिन होते हैं उसमें होता है हमारा 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, और एंड होता है ये 400 मीटर से, ठीक है। नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है 110 मीटर हर्डल से, ठीक है। 110 मीटर हर्डल से, याद रखना ये नॉर्मल रेस थी, स्प्रिंट हो गया। इसके बाद इवेंट होता है इसमें डिस्कस थ्रो डे 2 में, फिर होता है हमारा पोल वॉल्ट, फिर जैवलिन थ्रो, और लास्ट में हमारा होता है 1500 मीटर, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है? मैंने कैसे याद किया है? 100 मीटर छोटे इवेंट से स्टार्ट हो रहा है, डे 1 सबसे छोटे इवेंट से रनिंग के, फिर LSH, ठीक है। आप ये रूल पढ़ते होगे मैथ्स में, LHS रूल और RHS रूल सब पढ़ते होगे, तो इससे मुझे LSH याद है। तो लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप, और 400 मीटर से यानी कि रनिंग के एक बड़े इवेंट से हमने इसको क्लोज कर दिया। अगला दिन देखो 110 मीटर से स्टार्ट है, पहला 100 से स्टार्ट है और दूसरा 110 मीटर से स्टार्ट है। तो 110 मीटर की हर्डल्स ही होती है ऑब्वियसली, तो ये हो गया इसमें। फिर डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन और 1500 मीटर। तो यह थोड़ा सा याद कर सकते हो इसमें। और 1500 मीटर फिर से देखो एक लंबा बड़ा इवेंट है, उससे हमने इसको यहाँ पे क्लोजिंग करवा दी, ठीक है। तो अब इसको याद करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलो, और पेंटाथलॉन की जो बात है वो हम लोग क्लासेस में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट और मॉडर्न। चलो, फिर से एक फैक्चुअल चीज आ गई है, फटाफट आप इसको देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल फिलोसफीज। ट्रेडिशनल फिलोसफीज इसमें से कौन से? अगर आपने अपना सिलेबस भी देखा होगा तो भी आप इसको आंसर काफी हद तक कर पाओगे, तो आपको ये यहाँ पे फटाफट इसको आंसर करना है। चलो, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म और एक्सटेंशनलिज्म, ये जो है ये हमारी है। एक्सटेंशनलिज्म के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको आइडियलिज्म के बारे में, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म, इन 4 के बारे में हमको पढ़ना है।
एक्सिस्टेंशलिज्म जो है ये बेसिकली सिलेबस में नहीं थी, लेकिन एक ट्रेडिशनल फिलॉसफी होती है जो कि मार्टिन ने दी थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आइडियलिज्म मैंने आपको बताया कि ये किसने दी थी। आइडियलिज्म जो थी हमारी, ये प्लेटो ने दी थी। मैंने याद करने का तरीका बताया था कि आइडिया कब आता है, जब हम बैठते हैं। तो आइडिया बैठो, आइडियलिज्म प्लेटो, आइडियलिज्म बैठो, आइडिया कब आएगा, जब बैठोगे। तो बैठो से प्लेटो और आइडिया का आइडियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म की मैंने बात करी थी, तो रियलिज्म आपका दिया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। नेचुरलिज्म जो होती है, नेचुरलिज्म रोज हमारा जो होता है नेचुरल नेचुरल होता है, तो रोसो, रोसो ने हमारी ये दी थी। और प्रेगमेटिज्म दी थी हमारी जॉन डीवी ने, ठीक है। तो ये आपको चार हैं जिनके बारे में हम क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनके जो फिलोसफर्स हैं उनके नाम तो आपको बहुत इजीली याद हो ही जाए। चलो, इसके बाद ये जो टॉपिक है ये हमारा साइकोलॉजी में आता है, जहाँ पे अराउजल, स्ट्रेस और एंजाइटी की बात हो रही है। अब ये जो थ्योरीज हैं इसमें, ये बेसिकली थ्योरीज हमको पढ़नी ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जैसा मैंने बोला आउट ऑफ द बॉक्स आता है। आउट ऑफ द बॉक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं इनके बारे में डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हमको। इवन बड़े बड़े एग्जाम्स में भी इनका डिटेल में नहीं आता है। लेकिन ऐसी जो थ्योरीज हैं बहुत सारी हैं, 20 से 25 थ्योरीज हैं। तो कहीं से भी कोई भी यहाँ पे उठा के पूछ लिया गया है, लेकिन क्योंकि पूछा गया एग्जाम में तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्लासेस में हम क्या करेंगे, जो ऐसी थ्योरीज हैं वो और इनके जो जिन्होंने थ्योरीज दी है उनके बारे में आपको जरूर नोट्स दे देंगे, ताकि आप उनको अच्छे से एक बार रीड कर लो, याद कर लो। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी, यानी कि सेकंड वाला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थ्योरीज हैं जो कि अराउजल, स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। इन्वर्टेड यू थ्योरीज जो है, हाइपोथेसिस जो है सॉरी, ये अराउजल के बारे में बात करती है। तो इसको भी हम लोग क्लासेस में अच्छे से एक बार देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा, और ये आप तब समझोगे जब आप लोग अच्छे से फिजियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का ही पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द बायोकेमिकल चेंजेस इन मसल्स ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जब हमारी मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। एट्रॉफी तो होता है इसका अपोजिट, जिसमें हमारे जो मसल्स का साइज है वो कम हो जाता है। तो क्या क्या इन चारों में से वो दो चीजें हैं जो कि नहीं होता है हमारी बॉडी में जब हाइपरट्रॉफी होता है। तो सबसे पहला है अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड ग्लाइकोजन इंक्रीजेस। बिल्कुल, ये तो ठीक है, मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन इंक्रीज हो ही जाएगा जब हमारी मसल्स का साइज बढ़ा है, तो मायोग्लोबिन भी होगा, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। हमारी मसल्स का जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के लिए, तो मायोग्लोबिन होता है मसल्स के लिए। और फिर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म होता है, जिसको बॉडी यूज करती है जब उसे ग्लूकोज की या फिर एनर्जी की जरूरत होती है। तो बिल्कुल मसल्स का साइज बढ़ा है तो ये दोनों बढ़ेगा ही। ऑक्सीडेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जब आपका मसल का साइज हो रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट तो सीधे सीधे आपको ठीक दिख रहे हैं। अब इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है इनका बहुत डायरेक्टली मतलब नहीं है, और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि हाइपरट्रॉफी से ज्यादा मतलब नहीं है। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, टेंडेंस हो गए, लिगामेंट्स हो गए, जो हमारे बोन्स को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर मसल को बोन से कनेक्ट करें, तो इनका हाइपरट्रॉफी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। और कैपिलरी डेंसिटी जो है ये बेसिकली होती है, ऐसा नहीं है कि कैपिलरीज जो है वो हमारी इंक्रीज नहीं करेंगी, क्योंकि इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल्स में, मसल्स कैपिलरीज होती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही पूछे गए थे कि कौन से दो गलत हैं, और तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो सबसे ज्यादा फेवरेबल लग रहे हैं, जो सबसे बेस्ट लग रहे हैं, उन्हीं दो को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ए और बी, यानी कि सी और डी जो होगा वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको उससे क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये चीज क्यों हो रही है और इसकी वजह से दूसरी चीजें क्यों हो रही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हमारी जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, पूछा है। चलो, प्रोटीन्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या प्रोटीन मेजर सोर्स होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी जो कार्ब्स होते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे मेजर सोर्सेज। फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट 1.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एवरी 24 आवर्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। 25% ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड इन द डाइट। चलो, इसको थोड़ा सा हम छोड़ सकते हैं क्योंकि परसेंटेज क्या होता है कभी कभी ये कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, 57, 30 और 30, लेकिन 25 है तो 50 के करीब है, तो एक बार इसको दिमाग में रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ एनर्जी शेल कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। लो, चलो आगे अब दोबारा परसेंटेज का। फिर लास्ट है द कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फैट प्रायर टू एक्सरसाइज इंक्रीज द परफॉर्मेंस। क्या एक्सरसाइज के पहले अगर हम बहुत सारा फैट खा लेंगे तो वो परफॉर्मेंस को अच्छा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये हमको उल्टियां करवाएगा, ठीक है। तो ए और ई तो हमने हटा दिया, हमसे सही पूछा गया है, तो अगर ए नहीं है तो ये कट गया, ये भी कट गया, और ई, क्योंकि ई भी नहीं है, ठीक है। बचा क्या? बी एंड डी सिंपली बचा, तो आपका बी और डी हो जाएगा। क्योंकि देखो देखो 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से चाहिए होती है, 57% की हमने बात करी कि 57% होता है, ठीक है। और फैट्स के कितने होते हैं? 30% होते हैं। तो
ये जो 25% वाला है ना, इसको मैं ठीक मान सकता था कि अगर ये इतना डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होता, जो कि और ज़्यादा क्लोज है सही आंसर के, इसीलिए बिल्कुल ए और डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका होता है, अगर आपको ना समझ में आए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं बहुत सारे, तो आप कैंसिल आउट करना शुरू करो कि हाँ ये नहीं होगा, तो आप उसको हटाते जाओ, तो ऑप्शन थोड़े से आपके और क्लियर हो जाएंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। चलो फटाफट इसको पढ़ो कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें से इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि सच नहीं है। चलो, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। क्या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है? हमने अभी पीरियडाइजेशन की बात करी, जहां पे हम प्लान करते हैं पूरा अपने साल की साइकिल, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो कंट्रोल्ड होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टू डेवलप द कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शैल बी आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक बार हिंदी वाले भी पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो डी वाला जो है, खेल प्रशिक्षण सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दो अलग अलग एथलीट्स हैं, एक की साइकोलॉजी लेवल अलग है, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अलग हैं, एक अभी बिगनर है, ठीक है, उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, और एक जो है वो एडवांस्ड है, तो क्या आप उन दोनों को एक ही ट्रेनिंग के थ्रू लेके जाओगे? बिल्कुल नहीं लेके जाओगे, क्योंकि इसमें जो बिगनर है उसका तो हो सकता है कहीं ना कहीं फायदा हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बिगनर को ही बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइज कराने लगोगे तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, और जो पहले से ही बहुत हाई लेवल पे आप उसको लो लेवल की कराओगे बिगनर के हिसाब से, तो उसका भी नुकसान है। इसीलिए दोनों की अपनी अपनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया कि आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं ट्रेनिंग्स हर इंडिविजुअल के लिए, सबकी कैपेसिटी अलग है तो उसके हिसाब से होगी। ट्रेनिंग इफेक्ट विल रिसर्व, ये मेरे ख्याल से रिवर्स होना चाहिए, ठीक है, विल रिवर्स इटसेल्फ इफ देयर इज नो कंटिन्यूटी, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ दो ही पूछे गए हैं, तो हम इसमें से ठीक वाला देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए और ट्रेनिंग इफेक्ट विल रिवर्स इटसेल्फ इफ देयर इज नो कंटिन्यूटी, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से किसी स्पोर्ट्स पर्सन की कैपेसिटीज़ है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी डेवलप कर रहे हो। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आप बिल्कुल उसको भी कर रहे हो। तो मैं पहले आंसर की एक बार चेक कर लेता हूँ इसकी आंसर की क्या है, क्योंकि मेरे को तो ये तीनों ठीक लग रहे हैं। चलो, ये थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अ, अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए और सी भी ऑप्शन दिया हुआ है और ए और ई भी ऑप्शन दिया, तो ए तो चलो ठीक है, हम मान सकते हैं। बी नहीं होगा, और सी और ई भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मेरे ख्याल से ए और सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ देर इज नो कंटिन्यूटी, तो ये प्रिंसिपल तो है ट्रेनिंग का कि अगर आप कंटिन्यूटी नहीं करोगे तो रिवर्स के चांसेस भी थोड़े से कम। चलो, इसको मैं क्लियर करूंगा जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलो, इन डेकेथलॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर परफॉर्म्ड इन डे वन। अभी मैंने आपको डेकेथलॉन के बारे में बताए थे, जो 2 दिन में इवेंट होते हैं। फटाफट बताओ कि डे वन में इसमें से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। मैं उसका आंसर आपको बताना चाहता हूँ। चलो, अब इसको आप इस वाले को सॉल्व करो, तब तक मैं ऐसे बताता हूँ। आंसर की के हिसाब से इसका सही आंसर सी और ई दिया हुआ है, ठीक है। नहीं, सॉरी, चलो इसको मैं एक बार क्लियर करूंगा। अरे यार, क्या यार, चलो सॉरी। इसमें पूछा गया है आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग, ठीक है, मैं सही वालों के पीछे भाग रहा हूँ, तो बी और डी जो थे वो ट्रू नहीं है। कितने लोगों को तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज़। चलो, माई बैड। पर मैं क्वेश्चन पढ़ने दोबारा जरूर आता, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो उससे मैं क्लियर कर, जब रिवीजन में करता हूँ तो उसमें मैं क्लियर कर लेता। चलो ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। चलो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर आपने कर लिया होगा। मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या होते हैं। 100 मीटर होता है डे वन में, LSH लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, H हाई जंप, और हमारा 400 मीटर्स। तो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, डिस्कस सेकेंड डे होता है, जैवलिन सेकेंड डे होता है, पोल वॉल्ट भी सेकेंड डे होता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी, ठीक है। तो थर्ड होगा इसका सही आंसर। चलो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
ये हमारे आ जाएंगे एंशंट गेम्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था पैन हेलेनिक गेम्स होते हैं, जिसमें ओलंपिक गेम्स और उसके साथ साथ 3 गेम्स और होते हैं। ये आप पढ़ोगे बेसिकली ग्रीस की हिस्ट्री में पढ़ लोगे, अर्ली एथेनियन पीरियड की जब हम यूनिट करेंगे, पहली यूनिट है, तो जो सबसे पहली क्लासेस अपलोड होंगी वो इसके बारे में ही होने वाली हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं। ओलंपिक गेम्स को सबका पता होगा, ऑलिव लीव्स दिए जाते थे, तो चलो चारों में ही C1 दिया हुआ है, तो ये अगर आपको पता भी है तो इसका बहुत अच्छा कुछ यूज़ नहीं है। खैर, नीमियन गेम्स की अगर बात करें तो इसमें होती थी हमारी वाइल्ड सेलेरी। चलो देख लेते हैं, क्या ए का 4 कहीं दिया, 2 जगह दिया है, तो इसको हम काट लेते हैं। पाइथन गेम्स में होती थी हमारी बे लीव्स, और इस्थेमियन गेम्स में मिलते थे हमारे पाइन लीव्स, यानी कि जब अवार्ड दिए जाते थे तो ये इसमें दिए जाते थे। तो सी का 4, सॉरी सी का सॉरी पाइथन गेम्स, बी का 3 हो गया, ए का 4 हो गया। ठीक है, ए का 4 हमने देख लिया, C1 हो गया, बी का बे लीव्स हो गया। चलो ठीक है, इसका ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या हैं। पहला तो आपका ये किनके ऑनर में होती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पाइथन गेम्स की अगर बात करें, ओलंपिक गेम्स जो होते थे मैंने आपको बताया था गॉड जूएस के ऑनर में होते थे। पाइथन गेम्स जो होते थे ये हमारा अपोलो के ऑनर में होते थे, गॉड अपोलो। ठीक है, इसके अलावा ईस्थमियन गेम्स जो हमारे होते हैं, तो हमारे पास और इसमें बचे थे, एक पोसाइडियन और एक हमारा बचते हैं जूस का ही होता है। ठीक है, तो नीमियन जो हो गया ये हमारा जूस के ही होते हैं। ठीक है, तो 2 गेम्स आपके जो हैं, नीमियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स, ये जूस के ऑर्डर उसके ऑनर में होते हैं, और इस्थमियन जो गेम्स होते हैं ये हमारे गॉड पोसाइडियन के ऑनर में हुआ करते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसकी भी एक ट्रिक और भी है, वो मैंने बनाई हुई है, आपको क्लासेस में ज़रूर बताऊंगा, ताकि बहुत इसलिए आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे होस्ट होते थे ना, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। ये हो गई हमारी फिलोसफी जो मैंने आपको बताई थी, 4 फिलोसफीज हमको पढ़नी है, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। किसकी किसकी ये मैंने आपको बताया था, आपको ये याद होनी चाहिए। अब ये क्या बताती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो देखो, प्रैग्मेटिज्म बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस की ही बात करती है, एक्सपीरियंस और नॉलेज की, तो मैं बी का 1 लगाऊंगा, तो बी का 1 चलो 2 जगह फिर से दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना शुरू कर देना है। ए का 3 भी देखो 2 जगह दिया है, यानी कि ए का रियलिज्म का साइंटिफिक एविडेंस हो गया, और हमारा प्रैग्मेटिज्म का हो गया एक्सपीरियंस। अब आइडियलिज्म आया और नेचुरलिज्म आया। चलो अब इनको आपको फटाफट सॉल्व करना है और जानने की कोशिश करनी है कि क्या इसमें से ठीक है। मैं एक बार आंसर की चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो सी का हो जाएगा हमारा 4 और नेचुरलिज्म का हो जाएगा हमारा 2। तो यानी कि हमारा जो 3 है वो इसका सही आंसर हो गया है, आंसर की में 3 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैग्मेटिज्म जो होती है ये एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए बात करती है हमारा। ठीक है, रियलिज्म बेसिकली साइंटिफिक एविडेंस पे बात कर रही है। रियलिज्म हमको बताती है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि जो एविडेंस है, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस जो वो किया जाता है। आइडियलिज्म क्या होती है, आइडियलिज्म बेसिकली इसमें कैसे मैं आपको समझाऊं, जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, ठीक है, सिंपल सा आप समझ लो अगर, तो आइडियलिज्म जो लोग हैं, पीपल, वो नेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, कि जो लोग हैं उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो आइडियल्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, ये जो सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होता है। और नेचुरलिज्म बेसिकली सेल्फ डायरेक्शन हो गया, कि नेचुरली आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हो, जो चीज़ें एग्जिस्ट हैं, जो चीज़ें असली में हैं, वही आपको आगे की तरफ लेके जाएंगी। इसमें कहा जाता है कि नेचर सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा मतलब ऐसे साथ में आती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। खैर ठीक है, मेरा भी अच्छा रिवीजन हो रहा है। अब ये जो पर्सनालिटीज़ हैं इनको मैं क्लास में थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाऊंगा। पर्सनालिटीज़ हमको और भी पढ़नी है। ये जो बेसिकली है ये गैलन ने दी थी। ठीक है, ये गैलन की पर्सनालिटीज़ हैं। अभी हमको राशमर की पढ़नी है, हमको शेल्डन की पढ़नी है। आपने शेल्डन की ज़रूर सुनी होगी, शेल्डन की जो पर्सनालिटी होती है जिसमें एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ हम पढ़ते हैं, तो हम उनको चारों को अच्छे से पढ़ेंगे। खैर अगर अभी आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, आप इसको मैच करके सिंपली देख सकते हो। ठीक है, सैंग्विन जो होती है, इसमें जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, इस टाइप के लोग होते हैं। कॉलरिक क्या होते हैं, ये थोड़े से
बॉडीली वीक होते हैं, ठीक है, बॉडीली वीक हो सकते हैं। तो ये अलग अलग थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में है। ये वाली जो है पर्टिकुलरली जो गैलन वाली है, ये थोड़ी सी डिटेल में है, तो इसको आप करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलरिक मेरे ख्याल से बॉडीली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग है, इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है, क्लास में बढ़िया से। बोन्स की फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो बोन्स हैं इनके एग्जांपल्स क्या क्या यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट बोन इसमें से कौन सी है, फ्लैट बोन इसमें से कौन सी है, सेसमोइड कौन सी है, इरेगुलर जो बोन्स है वो हमारी यहाँ पे कौन सी है। तो फटाफट आप इसको आंसर करो, 5 सेकंड का मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। चलो, शॉर्ट बोन्स जो जो चलो, इसके अलावा एक बोन और है जो कि है हमारी लॉन्ग बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन जो होती है बेसिकली ये एक्सेस का काम करती है, लीवर का काम करती है, हमारे मेजर मूवमेंट्स में ये काम करती है। शॉर्ट बोन जो होती है ये हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में काम करती है। फ्लैट बोन्स बेसिकली हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इरेगुलर बोन्स का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। और सेसमोइड बोन्स जो होती हैं ये बेसिकली हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो जॉइंट्स के ऊपर होते हैं उनको ये हेल्प करती है, ठीक है, ये उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका अगर हम एग्जांपल्स देख लें, जो कार्पल्स हैं यानी कि हमारे हाथ की जो यहाँ बोन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हम बहुत से गेम्स पे भी यहीं से स्ट्रेंथ लगाते हैं, जब हम पुशअप्स करते हैं तो भी इनमें स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 देख लेते हैं, 2 जगह दिया हुआ है ए का 3, ठीक है। इरेगुलर बोन्स जैसे मैंने आपको बताया कि इनका शेप अलग सा होता है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। तो पटेला आपको पता होगा ये हमारे नी में होती है, पेल्विस हमारी हिप बोन होती है, और वर्टिब्रेस जो होती है हमारी बैकबोन होती है। तो बैकबोन आपने देखे होगा उसका कैसा शेप होता है, तो ये हो गई हमारी इरेगुलर बोन्स। अब डी का 1 देख लेते हैं कहाँ है, तो डी का 1 देखो फिर से दोनों में दिया हुआ है। अब हमको आ जाना है हमारे क्या क्या बचा, फ्लैट बोन्स बच गए। अब फ्लैट बोन्स इसमें से कौन सी है, एक पटेला बची, एक पेल्विस बची। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी भी जॉइंट का, तो जो हमारी पटेला यानी कि जो नी की जो बोन होती है वो भी एक जॉइंट है, तो उसको भी कवर करेगी। और वो कौन कवर कर रहा है, सेसमोइड बोन्स उसको कवर कर रही है। तो बचा क्या, जो फ्लैट बोन है वो हो गई हमारी पेल्विस, जो कि हमारी कमर की बोन हो गई, जो कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। तो बी का हो गया 4। तो बी का 4 देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर, ठीक है। चलो, बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब बोन्स के आपको कुछ नाम भी याद करने पड़ेंगे, तो उसको भी हम जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो फटाफट, ये मूवमेंट क्या है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और सर्कमडक्शन ये क्या होते हैं। तो फ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, जब हमारे जॉइंट्स में जो एंगल है वो जब डिक्रीज हो रहा है यानी कि उसका एंगल कम हो रहा है, तो वो हो गया फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में जब यही एंगल बढ़ जा रहा है तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। मैंने ऐसा आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं अपने वायर को लंबा करने के लिए, तो कुछ ही उसी तरीके से हमारा जो एंगल है वो भी जब लंबा हो रहा है या फिर बढ़ रहा है तो वो हो गया एक्सटेंशन। अबडक्शन में क्या होता है, जब हम अपने मिड लाइन से किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी पार्ट को दूर लेके जाते हैं तो वो अबडक्शन है। और सर्कमडक्शन में क्या है, जब हम एक पूरा रोटेशन करते हैं अपने हाथ का तो वो हमारा हो गया सर्कमडक्शन। अब इसमें देखो क्या क्या एग्जांपल है, फ्लेक्शन कहाँ पे होगा, एक्सटेंशन कहाँ पे होगा, अबडक्शन कहाँ पे होगा, सर्कमडक्शन किस पर्टिकुलर जगह पे होगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया न्यूटन्स लॉ हो गए, पीरियडाइजेशन के कुछ पार्ट्स हो गए, ये मूवमेंट्स हो गए, इनको हम गेम से रिलेट करके पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो ये कुछ उसी तरह का एग्जाम्पल है। चलो, किकिंग द बॉल, पैर का क्या मूवमेंट है, अबडक्शन, एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन। चलो, कर्लिंग अप बाय डंबल, ठीक है, कर्लिंग अप, चलो ये तो मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिया। सर्कमडक्शन की अगर बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इजी मुझको लग रहा है, जहां पे पूरा हाथ घूम रहा है। तो भाई बॉलिंग इन क्रिकेट में ही पूरा हाथ घूमता है, तो D4 देखो, इतने सारे D4 पहले से लगे हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो D4 तो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। ए का हम देख लेते हैं क्या है, फ्लेक्शन में कर्लिंग अप बाय डंबल, तो मैंने आपको बताया जब हम डंबल को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो ठीक हो गया। तो ए का 2 दो जगह दिया है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब B3 या B1 दो में से कोई एक देखना है, तो B3 देखते हैं, एक्सटेंशन, किकिंग द बॉल या फिर लेग स्प्लिटिंग। अब मैंने आपको बताया लेग स्प्लिट जब हो रहा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी मिड लाइन से दोनों पैर दूर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा अबडक्शन हो गया। तो सी का हो गया 3 और बी का हो गया 1। जब हम बॉल को किक कर रहे हैं, किसी फुटबॉल से अगर हम बॉल को किक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, हमारा पैर एक्सटेंड हो रहा है, जो हमारा नी जॉइंट है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का 3 और बी का 1, ठीक है। तो सेकंड हो गया इसका सही आंसर। चलो, ये बेसिकली ये जो आंसर कीज आई थी ना, तो इनको अरेंज ऐसे किया गया था कि लास्ट में ये मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। सेकंड जो वीडियो बनाई थी उसमें रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस बहुत थे, इस वाले में स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए इनको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है और इनको बहुत क्लियर माइंड से करने की ज़रूरत है। चलो, रिसर्च का एक क्वेश्चन है, ये क्या क्या होती है, फटाफट मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ रिसर्च के बारे में, फिर आप बता सकते हो कि क्या यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, हम थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा डीप में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं।
क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दो तरह की रिसर्च होती हैं। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वालिटेटिव में हम वैल्यूज की बात कर सकते हैं या फिर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं, वो क्वालिटेटिव में आ सकती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं और इसमें एक वर्ड आता है व्हाट, यानी कि कोई चीज़ क्या हुआ, मतलब कुछ हुआ तो क्या हुआ, आप उसी सडन टाइम बस किसी चीज को देख रहे हो और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो क्या होगी, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब आप अलग अलग चेंजेस करते हो, जैसे कि हमने अभी वेरिएबल्स की बात करी थी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि हम अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फिर किसी पे उसका असर देख रहे हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि ये हो गई हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो डी का 3 देखो, दो जगह दिया हुआ है, पहले आप इसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन। एनालिटिकल रिसर्च कहाँ हो सकती है, फिलोसफिकल स्टडीज में हो सकती है। फिलोसफीज क्या होती हैं, जो थोड़ा सा डीप आपको उनको समझने की जरूरत है, आप पहले उनको एनालाइज करोगे और फिर उसको समझोगे। तो ए का मैं लगा देता हूँ 2, तो देखो ए का 2 दोनों जगह लगा हुआ है। फिर आया B1 या फिर B4। अब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात है तो एथनोग्राफिक या फिर नॉर्मेटिव सर्वेज। तो नॉर्मेटिव सर्वेज बेसिकली ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो तो वो हो जाएंगे हमारे नॉर्मेटिव सर्वेज। तो नॉर्मेटिव सर्वेज की बात मैंने पिछली वीडियो में भी अच्छे से करी थी, तो आप उसको भी वहां से देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव हो गए हमारे नॉर्मेटिव सर्वे, सॉरी, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्वे। और हमारा क्वालिटेटिव हो जाएगा हमारा एथनोग्राफिक स्टडीज, ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यूज की बात करते हैं। एथनोग्राफिक स्टडीज बेसिकली होगी जहाँ पे हम वैल्यूज की बात करें, लोगों के किसी कल्चर या ट्रेडिशन की बात करें, तो आप इसको नंबर्स के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हो कि ट्रेडिशन 5 या फिर हैबिट 6, नहीं, ये क्या है, क्वालिटेटिव है, आप सिर्फ देख के समझ सकते हो और अपनी एक्सप्रेस कर सकते हो उनको, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई हमारी एथनोग्राफिक स्टडीज। और हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे वीडियो के। अब ये बेसिकली आपके टेस्ट दिए हुए हैं कि किस गेम का कौन सा टेस्ट है। टेस्ट एंड मेजरमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर क्या क्या करवाया जाता है, पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, इक्विपमेंट्स क्या यूज होते हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ पढ़नी होंगी कि वो किस गेम से रिलेटेड है और एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं या होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट का, जो शायद फर्स्ट वीडियो में था। उसमें जैसे कि बताया, पूछा गया था कि इसके अंदर कौन कौन सी टेस्ट बैटरीज होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो, मैकडॉनल्ड स्किल टेस्ट की बात कर लो, हेलमैन टेस्ट बैटरी, क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट और JCR टेस्ट बैटरी, इनको हमको सॉल्व करना है। तो मैकडॉनल्ड होता है हमारा सॉकर का, ठीक है, तो ए हो जाएगा 4, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब सब अलग अलग है। हेलमैन देख लेते हैं, हेलमैन हमारा होता है वॉलीबॉल का, ठीक है, जिसमें जितना मुझको याद है 3 टेस्ट बैटरीज हमारी होती हैं। स्पाइकिंग होती है, फोर हैंड स्मैश कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये मुझको मिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये वॉलीबॉल से रिलेटेड होता है। मेरे ख्याल से इसके अंदर 3 बैटरीज होती हैं, 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हेलमैन हो गया हमारा बी का 3, तो चलो ये सिंपली ऐसे सॉल्व हो गया। बाकी क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट आपका हो गया मोटर फिटनेस के लिए, जिसमें आपको स्टेपिंग करनी होती है, ठीक है, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है। और JCR बैटरी टेस्ट हमारा हो गया कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जिसमें JCR जो होता है इसमें आपकी जंपिंग होती है, चिनअप्स होती है और रनिंग होती है, जिसमें शटल रन होता है, जंप होती है और चिनअप्स, ये 3 इवेंट इसके अंदर होते हैं। तो JCR का यही मतलब है इसका, ठीक है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस, ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हो। आई होप आपको इससे एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके का पेपर आपका आता है। उसमें मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस हैं, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी हैं, उसमें चूज द करेक्ट भी हैं, रीजनिंग असर्शन भी है, स्टेटमेंट्स भी हैं, तो ये मिक्स तरह के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको पूरे 75 क्वेश्चंस जो थे वो 3 पार्ट में यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप इनको देख सकते हो, पेपर को अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। बाकी क्लासेस में हम हर यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे, आपके उसके टेस्ट भी होंगे, डाउट सेशंस भी होंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट है वो सब हमारे क्लियर हो जाए। बाकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश है, मैंने आपको पोस्टर भी दिखाया था। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप वाला, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।